किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स भी हैं सिंगापुर में? असंभव है क्योंकि आप घुस ही नहीं पाएंगे। और रेशियल हार्मनी इज इंटेग्रल टू सिंगापुर। कोई ऐसा कल्चरल और लाइफस्टाइल डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है या इट्स मैनेजेबल? उन प्रेत आत्माओं को जिनकी आत्माएं अभी तक भटक रही हैं। अगर जब वो यहाँ आते हैं ना, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका उनको सबसे पहले ख्याल रखना है कि यार ये गलती तो नहीं करनी, इन चीजों का ख्याल? कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है आज सिंगापुर के अंदर? सेलिब्रेशन में आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाहर है उत्तराखंड में कहीं? हैं और आप कहीं बाहर हैं। हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ शो पे एक गेस्ट हैं। बेसिकली शी इज़ फ्रॉम उत्तराखंड, बट पिछले कई सालों से वो सिंगापुर में सेटल्ड हैं। आज की इस वीडियो में उनसे हम बातें करेंगे सिंगापुर के बारे में, कैसे वो सिंगापुर में रह के भी अपने कल्चर को फॉलो करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। कैसे कोई एस्पिरेशनल जो लोग हैं जो सिंगापुर जाना चाहते हैं, किन चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। हेलो मैम, एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सम टाइम। Want to talk, please? इट्स ऑलवेज गुड जब हम लोग बात करते हैं फेलो इंडियंस से, या जब हम यंग जो जनरेशन है जो आप हैं उनसे जब बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सो इवन बिफोर वी स्टार्ट, क्या आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ, अबाउट योर जर्नी, व्हाट यू डू? देखो, अगर आप सिंगापुर की जर्नी की बात करोगे तो मुझे यहाँ आए हुए करीब करीब 12 साल हो गए हैं। इन 12 सालों में प्रोफेशनली तो मैंने कोई जॉब यहाँ नहीं करी, लेकिन आई वॉलंटियर विद अ लॉट ऑफ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, आई वॉलंटियर विद माय चिल्ड्रंस स्कूल। और मैं यहाँ पे एक एसोसिएशन है, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर, उसके साथ बहुत ज़्यादा वॉलंटियर करती हूँ। तो पिछले 12 सालों की जो मेरी जर्नी है, अगर आप अगर वॉलंटियरिंग को अगर हम प्रोफेशनली ले सकते तो मैं ये कहती कि मैं एक प्रोफेशनल वॉलंटियर हूँ। और अगर इससे पहले की जर्नी की बात करूँ, जब मैं भारत में थी तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी कि बीबीसी के साथ मेरा जर्नलिज्म का रिश्ता रहा है। 7 साल, करीब करीब 7.5 साल मैंने बीबीसी में काम किया। उससे पहले मैंने यूएनआई में काम किया, तो इंटर्नशिप करी थी। वो उस जमाने में एक टेलीविजन चैनल हुआ करता था IBN 7 करके, उसके साथ मैंने इंटर्नशिप करी थी। अच्छा, चलिए थोड़ा-सा बात करते हैं हमारे उत्तराखंड की। आप उत्तराखंड से भी हैं, तो मैं ना ये जानना चाहूँगा, जैसे सिंगापुर ने बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट कंट्री है। आजकल तो लोग शहरों में, यहाँ इंडिया में इवन जो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में रह रहे हैं, वही कनेक्ट नहीं कर पाते अपने कल्चर से। बट क्या आप कुछ ऐसा करती हैं लाइक सिंगापुर में कि आपके बच्चे और आप स्टिल यू फील कनेक्टेड टू उत्तराखंड, और कुछ ऐसे ट्रेडिशन है, कुछ ऐसे कल्चर है, कुछ भी आप ऐसा कुछ लाइक दैट यू परफॉर्म और डू? वही, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ सिंगापुर के साथ भी मैं बहुत ज़्यादा वॉलंटियरिंग वर्क करती हूँ। ओके। क्योंकि यहाँ पे हमारी और एसोसिएशन ही है, तो इस बात से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे प्रांत से आए लोग हैं, उनकी एक अच्छी खासी तादाद है। और वो सब लोग बहुत एक स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। और फिर जब आप एक एसोसिएशन के माध्यम से लोगों से जुड़ते हैं, तो एक पारिवारिक संबंध भी आपके उनसे गहरे होते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप सब अ, उत्तराखंड से हैं और यहाँ पे आप केवल 4 लोग नहीं हैं एक परिवार के, आपका तो परिवार का जो दायरा है वो इतना बड़ा हो गया है कि उसमें 400 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो जब ऐसा समूह बन जाता है, तो ज़ाहिर है कि आप अपने त्योहार अपने तरीके से मनाएँगे, आप हरेला भी करेंगे, आप घुघुती भी करेंगे, आप दिवाली पे एपड़ भी करेंगे, आप कौतिक भी करेंगे। तो जो चीज़ें कई बार ये होता है कि आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रह के नहीं करते, जैसे ही आप परदेश जाते हैं और वहाँ आपको एक आप ज़्यादा मिस करते हो? कम्युनिटी कम्युनिटी मिल जाती है, तो वो आप बहुत ज़्यादा करते हो चीज़ें, आपका एक्सपोज़र सडनली बढ़ जाता है। जैसे अभी हाल ही में हमने कौतिक किया, अगस्त के महीने में हमने कौतिक किया, जिसमें खुशी जोशी जो उत्तराखंड से ही हैं, और सौरभ मैठाणी, जो कि दोनों बहुत प्रसिद्ध गायक हैं, और वो लोग उन्होंने यहाँ आके परफ़ॉर्म किया। तो शायद अगर मैं भारत में होती तो मुझे खुशी जोशी और सौरभ से मिलने का कभी मौका ही नहीं मिलता, या उनसे बात करने का मौका नहीं मिलता, या उनके गानों को सुनने का शायद उतना मौका नहीं मिलता। लेकिन यहाँ आके उनसे मिलना भी हुआ, उनसे बातचीत भी हुई। तो मेरे ख़्याल से ये जो दूरी है ना, यही हम लोगों को ज़्यादा पास लाती है। अच्छा, ये तो आपसे बात करके और ये आपकी जो एसोसिएशन है उसके बारे में सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे हमारे कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जो कि मैं आपसे पूछने भी वाला था। बट ये जानने के बाद मुझे ऑलरेडी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एसोसिएशन है तो ऑब्वियसली आप लोग अलग-अलग कॉन्फ्रेंस करते होंगे, एक्टिविटीज़ करते होंगे, आपका मीट एंड ग्रीट है, अलग-अलग तरीके के आप शायद इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते होंगे। तो यू गाइज़ आर स्टिल कनेक्टेड लाइक
to your roots or to your culture? बिल्कुल, बिल्कुल, आप यकीन नहीं मानोगे कि होली के टाइम पे तो होली गायन जो उत्तराखंड का बहुत प्रसिद्ध होली गायन का हाँ, तरीका हाँ, है, और हाँ। वो हाँ, सब हाँ, चीज़ें हाँ। यहाँ होती हैं। वो राइट, सब राइट। वो चीज़ें होती हैं, झोड़ा तो झोड़ा आपको जो हम लोग करते हैं थोड़ा और जो झूला हमारी और होली ये चलती सब है। होता है, होली चलती है, तो ये सब यहाँ पे होता है। हालाँकि हम एक ही दिन के लिए कर पाते हैं क्योंकि सबकी प्रोफ़ेशनल राइट, कमिटमेंट्स होती हैं और टाइम निकाल पाना मुश्किल होता है, लेकिन हर साल होता है। तो आप अगर ओके, कभी ओके। होली के किसी सेलिब्रेशन में आएँगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप बाहर हैं उत्तराखंड में नहीं कहीं, हैं और आप कहीं बाहर हैं। बाहर क्योंकि हैं, आपको राइट। वही टोपियाँ नज़र आएँगी, आपको वही ढोलक नज़र आएँगे, आपको वही पिछौड़ा नज़र आएगा, तो आपको सब चीज़ें वही दिखेंगी। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप सिंगापुर गए, तो कोई ऐसा कल्चरल और लाइफ़स्टाइल डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है या इट्स मैनेजेबल? मतलब व्हाट डिड यू फील व्हेन यू लाइक फर्स्ट केम टू सिंगापुर? देखिए, अगर मैं किसी ऐसे देश में गई होती जहाँ पे अंग्रेजी भाषा नहीं बोली जाती, जहाँ पे उनकी प्रांतीय भाषा बोली जाती है, तो शायद मेरे लिए शुरुआती कुछ दिन या कुछ महीने, कुछ साल थोड़ा मुश्किल होते, क्योंकि भाषा कई बार, लैंग्वेज शुड बी अ ब्रिज, बट ऑफन इट बिकम्स अ बैरियर, क्योंकि आप उनकी भाषा नहीं बोल सकते, हम वो हमारी नहीं जानते। लेकिन सिंगापुर में ऐसा नहीं है। सिंगापुर में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और बहुत ही वाइडली स्पोकन है और हर कोई बोलता है। तो भाषा के माध्यम से आपको कभी चैलेंज नहीं आएगा कि आपको किसी की बात समझ नहीं आई या किसी को आपकी बात समझ। देखिए, सिंगापुर में 4 मेन रेसेस हैं: चाइनीज, मलय, इंडियन और यूरेशियन। ओके, तो क्योंकि इंडियन ऑलरेडी एक रेस यहाँ पे है, हालांकि दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग उस रेस का हिस्सा हैं ओरिजिनली, तो फिर भी आपको भारतीय खान-पान यहाँ पूरा मिल जाता है। भारतीय पहनावा आपको यहाँ पूरा मिल जाता है, साड़ी से लेके सूट सलवार तक आपको सब मिल जाएगा। अ, राजमा चावल से लेके कढ़ी चावल तक आपको यहाँ सब मिल जा, और ओके। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आपके जैसे ही दिखने वाले लोग आपको दिख जाते हैं। देखते है रहते ना? हैं, राइट, नो। आपको ऐसा भी नहीं लगता कि अरे! यहाँ तो मैं अलग दिख रही हूँ या मैं ऑड पर्सन। तो आप कभी भी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि हम किसी ऐसी जगह आ गए जहाँ हमें ये सब तकलीफों का सामना करना पड़े। और यही चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं जब आप देश या आप जहाँ रह रहे हैं, जगह को छोड़कर कहीं और जाते हैं तो। इनिशियल जो चैलेंजेस आते हैं वो आपको लगता है अरे नल का पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? तो आप भारत में सीधा नल का पानी नहीं पीते हैं, तो वो चैलेंज रखते बार उस बात को विश्वास करना कि हाँ, यहाँ तो हम सीधा नल का पानी पी सकते हैं। अगर वो चैलेंज है एक, मतलब मैं मज़ाक किया ये बात कह रही। तो चैलेंजेस भारत से सिंगापुर आने में ऐसे कोई खास चैलेंजेस नहीं होते हैं, बिकॉज़ जैसा मैंने कहा कि काफ़ी समानताएँ हैं। और जो यहाँ की सोसाइटी है वो भी आपको काफ़ी खुले दिल से आपका स्वागत करती है। तो कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ पे आपको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो उस अगर उस सेंस में बोला जाए तो यहाँ की जो लोकल्स हैं, जो कम्युनिटी है, वो आपको बहुत खुले दिल से आपका स्वागत करती है और आप उस कम्युनिटी के रंग में रंग जाते हैं बहुत जल्दी। कह सकता हूँ फ्रेंडली कंट्री है, बहुत ही मैनेजेबल है, कोई आना चाहता है तो ईज़ी ईज़ी टू लाइक मैनेज, बहुत जल्दी लोग कंफर्टेबल हो जाएँगे इंडियन बिल्कुल, पीपल। बहुत और ह्यूज। इल्लीगल इमिग्रेंट्स भी हैं सिंगापुर? असंभव है क्योंकि आप घुस ही नहीं पाएँगे। जो लैंड साइज़ है वो बहुत मैनेजेबल है, और जब लैंड साइज़ आपका बहुत मैनेजेबल होता है तो आप निगरानी बहुत अच्छी कर पाते हैं। देखिए, अगर आपका बागीचा छोटा है, तो आपको पता होगा कि किस छेद से खरगोश आएगा और किस छेद से बंदर आएगा। एक चीज़ है कि सिंगापुर ऑब्वियसली इंडिया से तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट क्या सिग्निफिकेंटली एक्सपेंसिव है? कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है? कॉस्ट ऑफ लिविंग डेफिनिटली हाई है। दुनिया के सबसे महँगे शहरों में सिंगापुर का नाम अक्सर आता है। डे टू डे ग्रोसरीज़ की अगर आप बात करें, या जैसे इंटरनेशनल हम लोग एक्सपैट की कैटेगरी में आते हैं, तो हम लोगों के जो स्कूल्स हुए या जो हॉस्पिटल की सुविधाएँ हुई, उन सब चीज़ों में डेफ़िनेटली हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं कंपेयर्ड टू द लोकल्स एंड द परमानेंट रेज़िडेंट्स ऑफ सिंगापुर। तो 3 कैटेगरी हैं सिंगापुर में, एक तो जो है जो नागरिक हैं, दूसरा है जो परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं, जो कि बाहरी देशों से आए लोग हैं, लेकिन उनको एक लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला है जिसको परमानेंट रेज़िडेंसी कहते हैं, जैसे अमेरिका का तो उनका। और एक है हम लोगों की जैसी कैटेगरी, जो कि एक्सपैट कैटेगरी में आते हैं, जो अक्सर या तो एम्प्लॉयमेंट पास, स्टूडेंट पास, वर्क परमिट्स पे आते हैं लोग। तो अब अगर आप तुलना करेंगे कि जो नागरिक हैं, जो उनको सुविधाएँ मिलती हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनका देश है, सरकार
प्रायोरिटी उन्हीं को देगी और इन्हीं को देनी भी चाहिए। जो नागरिक हैं या जो पीआर हैं, उनको ज़ाहिर-सी बात है बहुत सारे रिबेट्स मिलती हैं, सरकार उनका बहुत अच्छा टेक केयर करती है, उनके वेलफेयर का ध्यान रखती है। जहाँ तक बात आती है एक्सपैट कम्युनिटी की, अब एक्सपैट कम्युनिटी की अमूमन जो सैलरी ब्रैकेट है, वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन्ड होता है जिसमें उनको स्कूल की फीस, घर का किराया, उस तरीके के कंसिडरेशंस दिए जाते हैं। तो अब महँगा है देश, कोई डाउट ही नहीं है उस बारे में। लेकिन अब आप ये देखिए कि महँगा होने के साथ-साथ वो आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। क्या आप आँख बंद करके सड़क क्रॉस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप ब्लाइंडली बस में चढ़ के अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं? बिल्कुल पहुँच सकते हैं। क्या आप टैक्सी में रात को अगर आप सो भी जाएँ तो क्या टैक्सी वाला आपको आपके घर आके उतारेगा? बिल्कुल उतारेगा। तो अगर ये जो आप चीज़ें और ये जो एक उन्होंने एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करा है पूरे देश में, अगर उसके लिए आपकी जेब से 4 पैसा एक्स्ट्रा जाता भी है, तो वो आपकी वेलफेयर दैट्स के ओके। हाँ, हाँ। मैं कहीं पे ना पढ़ रहा था कि सिंगापुर में ना लॉज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। क्या ऐसा सच में है कि लॉज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं और क्लीनलीनेस को लेके बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है सिंगापुर के बहुत गवर्नमेंट? ज़्यादा प्रोएक्टिव है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। यहाँ पे जगह-जगह पे डस्टबिन्स हैं और डस्टबिन के ऊपर एक एश ट्रे होता है, ठीक है? के नीचे डस्टबिन है और ये जो सर है, मान लीजिए डस्टबिन का जो सर है, उसमें एश ट्रेज़ हैं। अगर आप स्मोक कर रहे हैं और आपने वो जो सिगरेट बट्स होते हैं, अगर आपने उस एश ट्रे में डालने की बजाय आपने नीचे डाल दी गलती से, नीचे डाल दिया। तो उस पे फाइन है। हाँ, ये भी मैं पढ़ रहा था कि फाइन बहुत लगाते हैं सिंगापुर में लोग, मतलब गवर्नमेंट बहुत फाइन लगाती है हर चीज़ पे, बहुत बड़े-बड़े फाइन लगाती है। अगर आप ट्रेन में खाना खाते हुए पकड़े जाएँ, तो उस पे भी फाइन है, ठीक है? कितना कितना फाइन होता होगा, लाइक अगर इफ आई पुट इट टू? जहाँ तक मुझे ट्रेन का याद आ रहा है कि अगर आप खाना खाने वैसे तो अलाउड ही नहीं है खाना खाना, लेकिन अगर उस वक़्त कुछ है तो $500 के करीब तो फाइन है। सिगरेट बट अगर एसजीटी सिंगापुर अगर मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि वो स्मोक कर रहे थे और बारिश थी, तो वो उन्होंने सोचा बारिश में क्या मैं आगे तक फेंकने जाऊँ, मैं यहीं पे एक नाला ड्रेन थी वो। तो उन्होंने अपना सिगरेट बट जो है वो ड्रेन में डाल दिया। किस्मत से उस दिन वो ऑफिसर वहीं घूम रहे थे, वो तुरंत आ गए, उन्होंने उनको $500 का जो फाइन दिया सीधा दिया और एंड देयर इज़ नो वे कि आप उस फाइन को पे नहीं करेंगे बिकॉज़ सरकार के पास आपके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद मतलब 30-35 हज़ार रुपए का फाइन लगा दिया, इफ आई पुट इट टू लाइक इंडियन करेंसी में डालूँगा तो 30-35 हज़ार रुपए, ओह माय! अगर इंडिया में ऐसा हो जाए तो इंडिया का तो रेवेन्यू इतना बढ़ जाए। कुड़ हम पे इतना खोया करते हैं। हाँ, तो नॉर्मली यहाँ पे देखिए क्योंकि फाइन्स हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर आप कायदे में नहीं रहेंगे तो उसकी आपको एक कॉस्ट भारी पड़ सकती है। सरकार रूल्स पहले बताती है, एकदम से फाइन नहीं लगाती। अब जैसे यहाँ पे हॉकर सेंटर्स होते हैं, हॉकर सेंटर्स मतलब आप ये समझिए जैसे ढाबा होता है भारत में, आप मल्टीपल या फूड कोर्ट, तो यहाँ पे हॉकर सेंटर्स होते हैं। तो पहले क्या था आज से 2 साल पहले कि लोग खाना खाते थे, अपनी प्लेट्स में जिसका मन आया उसने ट्रे स्टेशन पे रखा, जिसका मन आया उसने टेबल पे ही छोड़ दिया। 2 साल पहले सरकार ने पहले जनरल एक अनाउंसमेंट्स की कि फला-फला तारीख से आपको अपनी ट्रेस उठा के ट्रे स्टेशन पे रखनी है। आपके लिए कोई व्यक्ति आके उठाएगा नहीं। जनरल अनाउंसमेंट्स, सो पीपल स्टार्टेड डूइंग इट, सम पीपल वुड स्टिल नॉट डू इट, ओके? सरकार ने कहा ये सॉफ्ट अनाउंसमेंट थी। फलाना तारीख से अगर आपने अपनी प्लेट्स उठा के जगह पे नहीं रखी, आप पे फाइन लगेगा। हुँ, हुँ। एवरीबॉडी स्टार्टेड डूइंग इट हाँ, हाँ, हाँ। और जो लोग पहले से ही सेंसिटाइज़ थे कि भैया कोई आपके जूठे बर्तन क्यों उठाए, वो तो अनाउंसमेंट बिना फाइन या बिना उसके भी कर खुद रहे ही थे, कर रहे थे। कर रहे देयर थे, कर रहे थे। दे आर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हुँ, कि हुँ, हुँ। कोई आपका जूठा बर्तन क्यों उठाए, आप खुद ही उठा के रख दे रहे थे। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर रहे थे, अब वो भी कर रहे हैं। हुँ, वो भी कर रहे। पहले सॉफ्ट अनाउंसमेंट्स होती हैं। पहले दिन से ही फाइन कभी नहीं लगता। पहले वो आप हाँ, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी में ठीक है, एकदम से मूव कर सकते हैं। सेंसिटाइज़ करेंगे कि देखो ऐसा करना चाहिए, ये एक आइडियल समाज का तौर तरीका होता है। पहले सेंसिटाइज़ करेंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। फिर उसके बाद वो कहेंगे अब इस तारीख से ये जो रूल बन गया है। तो दे गिव यू एम्पल टाइम टू गेट रेडी एंड टू गेट एक्लिमेटाइज्ड टू दैट चेंज। अब एक चीज़ और थी कि द लाइक एज़ अ इंडियन पेरेंट, स्कूल में मतलब ऑब्वियसली स्कूल से ही आपको डिसिप्लिन करना शुरू किया जाता है, वहीं से आपका जो प्राइमरी जो आपका फाउंडेशन है वहीं से बनता है। कौन-सी ऐसी चीज़ है, मतलब अगर मैं पूछूँ कि जो इंडियन पेरेंट्स को बहुत अच्छी लगेगी सिंगापुर का जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको पर्सनली बहुत अच्छी लगती है
ऑब्वियसली आप यू स्टडीड इन दिल्ली, आई आई एम गेसिंग, राइट राइट। ये तो क्या आपको डिफरेंस ऐसा लग रहा है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद है कि यार ये शायद अगर मेरे टाइम पे होता तो बहुत अच्छा होता, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता तो और अच्छा होता? देखिए, अब सिंगापुर में ना 2 तरह के एजुकेशन सिस्टम्स हैं, यू हैव टू 3 तरह के इनफैक्ट, सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो नागरिक और जो परमानेंट रेज़िडेंट्स हैं, उनके लिए schools are run by the government. They are A top class schools, okay? Getting into those schools is a challenge for a foreigner because obviously those schools primarily cater to the citizens and then to the permanent. फॉरेन स्टूडेंट्स को भी मिल जाता है बट इट्स अ वेरी लिमिटेड नंबर दैट वो लिमिटेड नंबर्स, रिजर्वेशन सॉर्ट ऑफ, ऐसा बोल पर कुछ बच गए तो ठीक है, आप ट्राई करिए, हो दे सकता देते हैं, है। तो दे देते हैं। अच्छा। तो वो स्कूल्स जो है उनका करिकुलम बहुत रिगरस होता है, बहुत ज़्यादा रिगरस होता है। सिंगापुर मैथ्स इज़ नोन ऑल ओवर द ग्लोब फॉर बीइंग वेरी कॉम्पिटिटिव, फॉर बीइंग वेरी टफ एंड दे पे लाइक नो स्कूल्स का बहुत एम्फोसिस होता है ऑन एकेडमिक एक्सेलेंस। एट द सेम टाइम फिजिकल और एथलेटिक एक्सेलेंस पे भी उनका फोकस रहता है। मतलब दे दे वो कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा जो है वो 360 डिग्री ग्रोथ करे और वो करिकुलम फॉलो करते हैं अपना जो उनका लोकल करिकुलम है। फिर उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल स्कूल्स, ओके, लाइक जो कैम्ब्रिज करिकुलम फॉलो कर रहे हैं या जो इंटरनेशनल आईबी करवा रहे हैं या जो ए लेवल ठीक है। करवा रहे हैं, वो लेवल करा रहे हैं। उनका करिकुलम होता है कि वो किस कंट्री के, जैसे अब मेरे बच्चे जो हैं वो कैम्ब्रिज करिकुलम फॉलो करते हैं तो आईजीसीएसई, तो वो यूके बेस्ड करिकुलम फॉलो करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट करिकुलम्स है वहाँ पे स्कूल्स ने जो अडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई इंडियन स्कूल है वो सीबीएसई का करिकुलम फॉलो करता है, ठीक है, तो हर हर स्कूल की अपना एक करिकुलम है। सबसे पहले तो यही कि आपका बच्चा किस सिस्टम का पार्ट है, वो उसका जो ग्रूमिंग होगी या जो उसकी पढ़ाई होगी वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग होगी। आई कैन स्पीक और फॉर माय किड्स कि वो आईजीसीएसई के करिकुलम में पढ़ते हैं तो उनका कैसा रहता है। तो आईजीसीएसई का करिकुलम का एडवांटेज ये होता है कि अर्ली ईयर्स में उनका इतना स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन जैसे-जैसे ग्रेड्स अप होते हैं, मान लीजिए छठी, 7वीं, 8वीं, सो द प्रेशर स्टार्ट्स बिल्डिंग अप फ्रॉम यू कैन से अपर प्राइमरी लाइक ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 8, ग्रेड 9, ग्रेड 10, अल्टीमेटली ग्रेड 10 बिकॉज़ उसमें जैसे अपना 10वीं का बोर्ड होता है, आईजीसीएसई का अपना बोर्ड होता है, उसके बाद 11वीं, 12वीं ए लेवल कहते हैं 12वीं को यहाँ पे। वैसे तो ऑब्वियसली बहुत ही डाइवर्स सा वहाँ की पॉपुलेशन है सिंगापुर की, हर एथनिसिटी के आपको लोग दिखते होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कोई हाँ। कोई वहाँ के जो नेटिव हैं और आपका जो कल्चर है, कोई कोई बहुत बड़ा कल्चरल डिफरेंस है? आप उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, वो आपके कर रहे हैं, या फूड में ऐसा है, लाइफ़स्टाइल में कुछ ऐसा है जो जो बिल्कुल सिमिलर है? मतलब मैं कहूँ कि हमारा और उनका एकदम मिलता है, और एक तो बिल्कुल ही बिल्कुल अपार्ट, एकदम पोल्स अपार्ट, ऐसा कुछ? सितंबर का महीना चल रहा है तो मिड अगस्त एंड अर्ली सितंबर इज़ लाइक अ घोस्ट मंथ फॉर चाइनीज़। घोस्ट में वहाँ पे हाँ, और अपने यहाँ श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध स्टार्ट हो गए आज से हमारे, ठीक है? आज। आज से हाँ, श्राद्ध स्टार्ट हो गए। तो घोस्ट मंथ में क्या होता है, अच्छा जैसे हम जैसे हिंदुओं में श्राद्ध के समय आप क्या करते हैं? पितृ पूजन करते हैं और पितृ अपने पूजन करते हैं। को वी एब्सटेन फ्रॉम सर्टेन थिंग्स दैट वी डोंट डू, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सो यहाँ क्या होता है कि मार्च और अप्रैल के महीने में एक समय आता है, एक अवधि होती है जिसमें चाइनीज़ अपने एंसेस्टर्स को प्रे करते हैं। ओह! तो बहुत सिमिलर हो गई दोनों चीज़ें, जैसे हम श्राद्ध में करते हैं, वो लोग तब अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि ये जो महीना चल रहा है, इसको ये घोस्ट मंथ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये अ, अगरबत्तियाँ, फल-फ्रूट की ऑफरिंग्स देते हैं उन प्रेत आत्माओं को, जिनकी आत्माएँ अभी तक भटक रही हैं, जिन्हें मतलब प्रकृति की शांति नहीं मिली। मिलता-जुलता ही है, हाँ, मिलता-जुलता ही है, हमारे जैसा ही है। तो ये पूरा महीना जो है चाइनीज़ क्या करते हैं कि उन सड़क के किनारे या किसी एक डेज़िग्नेटेड स्पॉट पे अगरबत्ती जलाते हैं, वहाँ पे फल रखते हैं। उनके के लिए जो जिनको मुक्ति नहीं मिली है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कोई किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो जितने भी रिश्तेदार, पड़ोसी-वड़ोसी वो एक छोटा अमाउंट या जितना भी वो पैसा दे सकते हैं वो देते हैं, एक साथ-साथ टोकन कोई अपना करे। तो यहाँ पे भी होता है जब आप किसी चाइनीज़ के फ्यूनरल पे जाते हो, आप एक टोकन अमाउंट देते हो। एक-दूसरे के त्योहारों को मनाने की, आपने ये सवाल भी पूछा है। तो इस बात पे मैं सच में ये बहुत ही एक काबिल-ए-तारीफ़ बात है कि सिंगापुर में रहते हुए आप जितने भी त्योहार सोच सकते हैं, दिवाली, होली, ईद क्रिसमस, आप कोई-सी भी जाति के हों, आप कोई से भी धर्म के हों, स्कूल में हर त्योहार मनाया जाएगा। जितने भी जैसे ईद का महीना जब आता है, तो आप देखेंगे कि जितने भी स्कूल्स हैं, वो ईद मनाएँगे।
दिवाली आएगी तो दिवाली मनाएँगे। दिवाली मनाएँगे। चाइनीज़ न्यू ईयर आएगा तो पूरा स्कूल लाल रंग के कपड़े पहन के स्कूल जाएगा और पूरा स्कूल मिलके चाइनीज़ न्यू ईयर मनाएगा। सरकार में भी जो मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो चाइनीज़ है, मलय है, हिंदू है, वो सब कुछ भी आए, हाँ। के तो एनकरेज करते हैं हर तरह के फेस्टिवल्स तो। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये जो सोशल फैब्रिक है ना सिंगापुर का, ये इतना थिक है और रेशियल हार्मनी इज़ इंटेग्रल टू सिंगापुर। ओके। एंड दे मेक श्योर कि आप उस चीज़ को खुद महसूस करें और आप उस चीज़ का हिस्सा बनें और उस चीज़ को रिस्पेक्ट करें, उस चीज़ को एन्जॉय करें। तो ये बहुत राइट। खूबसूरत बात है। मतलब ये सही तरीका भी है। कई बार आप शब्दों से नहीं बता सकते कि आप कितना किस कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, आपको शो करना पड़ेगा, आपको किस तरीके से आप दिखाते हैं। राइट, बिल्कुल, राइट। बिल कोई ऐसी सिंगापुरियन डिश है जो आपको बहुत पसंद है वहाँ पे, जो स्पेसिफिकली सिंगापुर में मिलती है या फिर मतलब जैसे मुझे ना वो कोरियन किमची बड़ा मैंने एक जगह देखा था, तो मैं आई हाँ, स्टार्टेड मेकिंग दैट किमची। तो मैं जब भी बाहर का देखता हूँ ना, वो बनाता हूँ। जैसे मैंने एक बार यूरोपियन कुछ देखा था, स्पेगेटी मीटबॉल्स, तो आई ट्राइड दोज़ थिंग्स। तो ऐसा कुछ है सिंगापुर का जो लाइक सिंगापुर का स्पेसिफिक डिश जो आपको बहुत पसंद है? बहुत मशहूर है यहाँ का नासी लेमाक करके एक डिश होती है। हालाँकि मैं प्राइमरीली वेजिटेरियन हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन खाने को उतना एक्सप्लोर नहीं करती। लेकिन अगर कोई फूडी है ना, आई ऑलवेज़ से दिस थिंग, यू आर अ फूडी, हाँ, हाँ। दिस इज़ हेवन, दिस प्लेस हेवन बिकॉज़ कैन यू बीट इंडिया? I think so because you know why? क्योंकि you name it and you will get it here. ऐसा कोई दुनिया भर का ऐसा कोई खाना नहीं होगा जो आपको यहाँ ना मिले, यहाँ नहीं। दिन आपको यहाँ ना मिले। हाँ, बट एक ऑथेंटिसिटी होती है हर जगह की, बनाना इज़ डिफरेंट। ऑब्वियसली मैं भी बहुत सारी चीज़ें बना सकता हूँ। एक एक रॉ ऑथेंटिसिटी होती है ना? हाँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो ईटिंग जॉइंट्स हैं या जो ईटरीज या रेस्टोरेंट्स हैं, दे आर ऑफन रन बाय द पीपल हु बिलोंग टू दैट कंट्री। तो वो एक ऑथेंटिक, जो आप जिस ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं ना, वो 90% तो आपको मिल ही जाएगी। इफ नॉट 100%, यू विल गेट इट 90%। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आप कहते हैं कि अच्छा चलिए आज मुझे ना टर्किश खाना खाने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे एक पूरी स्ट्रीट है जहाँ पे आपको टर्किश खाना मिलेगा और वो सारे अलावा टर्किश बकलावा मिलेगा, जो कि आइस कीस मिलेंगी जो टर्की की मंगवा की गई होंगी, जो नहीं है, दे ये यू नो वो आती है एयर फ्लोन फ्रॉम टर्की। अच्छा, तो अच्छा। आप ज़्यादा ऑथेंटिक आप और क्या करेंगे बताइए? इंडियंस हो या कोई भी हो, मतलब अगर कोई किसी कंट्री में रहने जा रहा है तो फूड इज़ समथिंग उनको चाहिए वही, मतलब सबसे पहले। तो अगर अगर आप फूडी हैं, देखिए मैं बहुत ज़्यादा फूडी नहीं हूँ, सो मैं बहुत बेसिक खाने से मेरा गुज़ारा हो जाता है। लेकिन अगर आप फूडी हैं, लाइक आई सेड दिस मील इज़ हेवन। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो सिंगापुर के लिए शायद उनका वीज़ा चल रहा होगा प्रोसेस में, कोई ऐसे होंगे जो एस्पिरेशनल होंगे कि यार यहाँ नौकरी मिल जाए, या कोई एजुकेशन के लिए आना चाहता होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी प्लान कर रहे होंगे या प्रोसेस में भी होंगे। तो उनके लिए मतलब अगर जब वो यहाँ आते हैं ना, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका उनको सबसे पहले ख़्याल रखना है कि यार ये गलती तो नहीं करनी, इन चीज़ों का ख़्याल रखना है? ऐसा आप कुछ बता पाएँ अगर? देखो, ये मैंने कि हाँ, जैसा मैंने कहा कि अगर कोई सिंगापुर आ रहा है, ठीक है? पहली बात तो के सारे पेपर्स 100% होंगे और वो सारी तभी वो आएगा। रिक्वायरमेंट मीट कर रहा होगा, तभी वो बैठेगा प्लेन में, अदरवाइज़ हाँ, वो प्लेन हाँ। में बैठेगा ही नहीं, उसका वीज़ा ही अप्रूव नहीं होगा, ठीक है? राइट, तो राइट। अगर हाँ। आपका वीज़ा अप्रूव हो गया, इसका मतलब आपने सारे काम ठीक ठीक ही कर रहे हैं ऑलरेडी। सिंगापुर की एक छवि है दुनिया की नज़र में कि बहुत ही साफ-सुथरा देश है सबसे पहले तो, हुँ, हुँ। हुँ, बहुत ही हुँ। सुरक्षित देश है। जैसा मैंने आपसे कहा पहले भी कि आप आँख हुँ। बंद कर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँगे बिना इस बात की फ़िक्र किए हुए कि यार हुँ, बस में हुँ। मैं सिर्फ़ अकेली बैठी हूँ। मैं अकेली बैठी हूँ, ठीक है, मुझे इस ठीक बात है। की कोई चिंता ही नहीं है। मुझे पता तो है कोई आ ड्राइवर रहा है, आता तो है, उसको ईज़िली वो मेरे ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, हाँ, अकोमोडेशन हाँ। उसको ईज़िली मिल जाएगा, रेंट करना है उसको अपार्ट। कि जब आप सिंगापुर आ हुँ, रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है और किस कायदे में रहना है, किस तमीज़ में हुँ, रहना है, हुँ। क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए। वो ऑटोमैटिकली जो भी आपका इनबिल्ट पहले है, वो पीछे छूट जाता है और आप ऑटोमैटिकली ट्यून हो जाते हो कि अच्छा, अच्छा। यहाँ मुझे हुँ, थूकना नहीं है, यहाँ मुझे फेंकना नहीं है, यहाँ मुझे हुँ, चिल्लाना नहीं हुँ। है, यहाँ मुझे लड़ना नहीं है, यहाँ मुझे दारू पी के दंगा नहीं करना है। बहुत से ऐसे रील्स चल रहे हैं कि ना मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर लाइक दे हेट अस क्योंकि हम ऐसा कर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ परसों कुछ ट्यूब में, लंदन की कोई ट्यूब ट्यूब में वो कोई खाना खा रही थी, एक लेडी थी। कोई कहीं भी डांस कर रहा है, कोई फीमेल हाँ, पे एक तो कमेंट कर रहा है वहाँ अपनी की तो नेटिव पे। हाँ, गरबा कर रहे हैं कोई हाँ, तो वो देखिए चल क्या रहा होता है है जी। ना, अब सिंगापुर में अमूमन लोग मैंने देखा है, एक तो बहुत सभ्य हैं। इस त देखो रील्स बनाना
आई थिंक हर सोसाइटी में आजकल ये प्रेवलेंट है, तो उसका आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मैंने फिलहाल जहाँ तक यहाँ देखा है, लोग रील्स बनाते हैं, डेफिनिटली बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में लोग बट रील्स दे आर नहीं सेंसिबल कि क्या करना है, दे क्या आर नहीं करना जस्ट, ऐसा नहीं है कि सड़क ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो रही है और उसके आगे जाके कोई रील बनाने लग रहा है, वैसा नहीं होगा यहाँ पे। है। हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि सबको पता है कि उनके दायरे क्या हैं। ओके। सब अपने दायरे में रहते हैं, और जो दायरे में रह के काम कर रहा है, किसी को उससे कोई समस्या नहीं है। आई डोंट नो इफ दिस इज अ राइट थिंग टू आस्क टू यू, बट स्टिल अगर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है आज सिंगापुर के अंदर, मतलब कोई ऐसी खास स्किल है, प्रोफेशन है जो जो सिंगापुर में लोग, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि उस तरह के लोग हमारे यहाँ आएँ, या हाँ, उस बिल्कुल। चीज़ की बहुत डिमांड है, एआई तो से कुछ है क्या? एआई देखिए, क्योंकि अब देखिए दुनिया जो है एआई की तरफ जा रही है ना? तो हुँ, हुँ, हुँ। सिंगापुर बीइंग द डेवलप्ड कंट्री, एंड हुँ, हुँ। सिंगापुर एनकरेजेस people who come from that kind of background and mindset, जो कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। हुँ, और हुँ, आजकल का यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो हुँ, अगर आप हुँ, हुँ। एआई सीख रहे हैं, तो भैया आपकी तो चाँदी ही चाँदी है। हाँ, बैंकिंग इंडस्ट्री सिंगापुर की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज़ 500 से ज़्यादा इंटरनेशनल बैंक्स यहाँ हैं। शिपिंग ओके। इंडस्ट्री सिंगापुर में बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द मेजर स्पोर्ट्स, हाँ, पोर्ट्स स्पोर्ट्स इन, हब्स एंड ऑल है एवरीथिंग। ना? तो वो है। तो अगर आप शिपिंग इंडस्ट्री से हैं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री से हैं, और आप एआई इंडस्ट्री से हैं, और आप कुछ भी ऐसा फ्यूचरिस्टिक कर रहे हैं, हुँ, Singapore हुँ। always encourages and welcomes अच्छा। talent like that. अच्छा, वैसे तो आपने सब कुछ बता ही दिया सिंगापुर के बारे में। मुझे लगता है मैं आज आपसे बात करके जितना मैं पढ़ के नहीं समझ पाता, उतना मैं एकदम से समझ गया। बहुत कुछ जान गया मैं सिंगापुर के बारे में, और मेरे ख्याल से बहुत सारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनको भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा सिंगापुर के बारे में आज, आप ऑब्वियसली आपसे बात करने के बाद। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कंट्री बहुत स्मूथ है, आपने बताया बहुत फ्रेंडली भी है, अलग-अलग रेस के लोग रहते हैं, सब मिल-जुल के रहते हैं, फेस्टिवल मना रहे हैं एक-दूसरे का। फिर भी कोई एक चैलेंज जो आपने फेस किया हो या अभी भी करती हो? हाँ, देखिए एक जो चैलेंज, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, हालाँकि मैंने कभी भी बहुत शिद्दत से उस काम के लिए ट्राई नहीं किया, वो था कि नौकरी ढूँढना। हुँ, क्योंकि मैं डिपेंडेंट पास होल्डर हूँ, बिकॉज़ माय हस्बैंड वर्क्स हियर हुँ, और हुँ, ईट डिपेंडेंट पास। सो जो डिपेंड जैसे यूएस में होता है ना, L1A वीज़ा अगर आपके स्पाउस के पास है, तो योर हस्बैंड, इफ ही और इफ योर लाइक स्पाउस हैज़ L1A हुँ। वीज़ा, देन द अदर पार्टनर ऑटोमैटिकली गेट्स टू वर्क। अच्छा। सिंगापुर में ऐसा हुँ, नहीं होता है। तो अगर मान ओके। लीजिए कि माय हस्बैंड इज़ ऑन एन एम्प्लॉयमेंट पास, आई एम ऑन अ डिपेंडेंट हुँ, पास, तो इट ओके। इज़ नॉट ईज़ी फॉर मी टू फाइंड अ जॉब, बिकॉज़ आई एम ऑन अ डिपेंडेंट पास। अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी जॉब मिल गई जो आपके प्रोफाइल को हुँ, सूट करती है, और एम्प्लॉयर रियली वांट्स यू, तो फिर उन एम्प्लॉयर हुँ, को आपके लिए या तो एक एस पास करके होता है, या फिर हुँ, हुँ, आपका एम्प्लॉयमेंट पास के लिए उनको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इफ दैट वीज़ा गेट्स अप्रूव्ड, देन यू आर एलिजिबल अच्छा। टू वर्क। मतलब लेकिन अगर मान हुँ, लीजिए हुँ, वैसा नहीं होता, तो फिर आप नहीं काम कर सकते। तो एक ओके। चैलेंज है, लेकिन आई टोटली अंडरस्टैंड इट, बिकॉज़ सी गवर्नमेंट हुँ, आल्सो ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस, क्योंकि अंडरस्टूड। उनको वो एक बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे कोई इससे कोई मुझे ग्रजेस नहीं है, एंड लाइक आई सेड, हुँ, आई हुँ, रियली एन्जॉय माय वॉलंटियर हुँ, वर्क व्हिच गिव्स मी फ्रीडम। मैं अपने समय के अनुसार काम कर सकती हूँ, मैं अपने समय के हिसाब से जा सकती हूँ। जिस दिन मेरा मन हुँ, करे कि हुँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं बोल सकती हूँ कि आज मैं नहीं आ रही हूँ। तो देखिए, ये मेरा पर्सनल जर्नी है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि I'm happy volunteering with a lot of organizations. I'm हुँ, हुँ, happy spending time with my children, and मैं खुश हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि करियर ओरिएंटेड होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं करियर ओरिएंटेड नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है हुँ, कि मेरी प्रायोरिटी राइट नाउ क्या है? सेट्स राइट। डिफरेंट ट्रैक। तो ये ऑब्वियसली हाँ, हाँ। चैलेंज है, लेकिन ये बहुत ही छोटा हुँ, हुँ, चैलेंज है। मतलब ये एक, आप इस चैलेंज को, मैं अपने निजी तौर पे कह रही हूँ अगेन, तो मुझे हुँ, ये, क्योंकि मेरे को बहुत सारा समय मिलता है अपने पसंद के काम करने के लिए, तो मुझे कोई शिकायत हुँ। नहीं है। मतलब सही है, बट इट्स गुड टू नो दीज़ थिंग्स। कई बार आपको नहीं पता चलती ये बातें। ऑब्वियसली आपके लिए आपकी चीज़ें काम कर रही हैं, आप जिस हाँ, फ़ील्ड में करना काम चाह रही हैं, आप कर रही हैं। हाँ, हाँ, आपके लिए शायद वो एक उतना बड़ा प्रॉब्लम ना हो, नहीं है, बट लेकिन हाँ, बहुत ऑब्वियसली लोगों कुछ के लोगों लिए के लिए ये हाँ, हो सकता है, हो सकता और है। तो ये चीज़ें भी ऑब्वियसली उनको थोड़ा-सा सोचनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी हाँ, पड़ेगी। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके, और सिंगापुर के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, और आई आई रियली बिलीव कि ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, जो कोई प्लान कर रहे हैं। उत्तराखंड के बारे में आपने बताया, कैसे कम्युनिटीज़ में आपने वहाँ पे काम करती हैं, एसोसिएशन जी, के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें बहुत करके। ज़्यादा लगा आपसे वन्स बात अगेन करके, कि थैंक यू आप सो मच फॉर बहुत सारे स्पेंडिंग टाइम। पॉडकास्ट करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आप करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एज़ वेल, कमल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।